Hey everyone, welcome back to my channel. I'm Kanika and you are watching Next Way. So here we prepare for NET JRF music as you know and you have attended many more lectures. So today I'm going to share 2017 paper with you. Actually there are 75 questions because it is related to previous pattern, okay? And So this video is going to be a bit long, so have patience. So there are one answer for every questions, but when we solve question and we see other options too, so other options will definitely increase our knowledge in terms of other topics which are related to NET JRF. So let's get started. So in this video our first question is, निम्न में से कौन सा शब्द प्रबंध की धातुओं से संबंधित नहीं है? So guys, I have made a separate video for prabandh and you can watch this video which is already uploaded in playlist. So uh, first question is प्रबंध की धातुओं से संबंधित नहीं है. So the right answer is option 4 तेनक. गाइस जो तेनक शब्द है वो संबंधित है मंगल वाद्यों से, आई मीन मंगल सूचक शब्दों से. ठीक है. सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि ध्रुवा गीति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ध्रुवा गीति हमें किस में मिलती है? सो यहाँ हमारा जो सही उत्तर है वो है नाट्यशास्त्र. और नाट्यशास्त्र बहुत ही प्रसिद्ध रचना है संगीत के लिए, बहुत प्राचीन रचना है. और आप जानते हैं किसकी रचना है? ये भरत की रचना है. नाट्यशास्त्र भरत द्वारा रचित है. फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक प्रश्न का एक सही उत्तर हमें मिल जाता है, लेकिन जैसे जो अदर इसमें ऑप्शंस दिए हैं, जैसे अब आपका ध्रुवा गीति का उल्लेख किस ग्रंथ में है ना, अब यह नालदीय शिक्षा, संगीत मकरंद और बृहद्देशी, तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है. सो वी कैन एनहेंस आवर नॉलेज सो दैट हमें और भी जैसे इन बुक्स से रिलेटेड भी हमें अब नॉलेज हो जाए. जैसे नालदीय शिक्षा किसका है? नारद का है ना. संगीत मकरंद भी नारद का है और बृहद्देशी मतंग की है. सो गाइस देखा आपने, एक क्वेश्चन से हमें कितनी सारी नॉलेज मिलती है. सो ऑलवेज ट्राई टू गेट अदर नॉलेज टू. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज केवार या केवाड़ शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शंस आर प्रबंध, मार्गताल, राग गीति एंड ग्राम राग. योर राइट आंसर इज प्रबंध. अगेन आई एम recommending you to watch प्रबंध video which is already uploaded by me. ठीक है. ओके. सो फोर्थ क्वेश्चन है कि कौन सा लंघन मूलक अल्पत्व का उदाहरण है? इन ये जो चार रागियाँ दिए हैं, बिहाग, अल्हैया बिलावल, दरबारी कान्हड़ा और तिलक कामोद, इसमें से कौन सा लंघन मूलक अल्पत्व का उदाहरण है? तो यहाँ आपका सही उत्तर है ऑप्शन 2. आपका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन 2. अल्हैया बिलावल के आरोह में माँ, ये लंघन मूलक अल्पत्व का उदाहरण है. फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सही क्रम को चुनना है. इसमें ये श्रुति की जातियाँ यहाँ पे दी हुई हैं, इसका जो सही क्रम हमें चुनना है. और आपका यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, भाविनी, दीपिनी, आनंदिनी, तारावली और मेदिनी. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है, कि यानी एक तरफ आपके संगीतकार दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपको सूची दी है कि ये किस वाद्य से संबंधित हैं. ओके. सो मंजी खां साहब जो हैं वो आपके ख्याल से संबंधित हैं. आपके बहराम खां जी ध्रुपद से संबंधित हैं. बरकतुल्ला खां साहब ये सिताल से संबंधित हैं. और सज्जाद मोहम्मद सुरबहाल से संबंधित हैं. सो गाइस, मैं आपको हमेशा ये एडवाइस देती हूँ कि जब भी ऐसे कोई संगीतकारों का नाम आए और जिस भी विधा से या जिस भी फील्ड से रिलेटेड वो बताए जाएं,
उन्हें एक अलग जगह नोट करो। कभी भी हौच पौच मत करो कि एक अगर यहाँ क्वेश्चन आया है तो हमने यहीं उतार लिया। एक अलग पेज पे वो जितने भी बार आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले सबको एक जगह कंपाइल कर लो। आपका 7 क्वेश्चन है कि जनरल कर्नेल के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? अब्दुल करीम, अब्दुल हक, हस्सू हद्दू, अली बख्श फ़तेह अली या खादिम हुसैन और लताफ़त हुसैन। यहाँ आपका सही उत्तर है ऑप्शन 3 अली बख्श और फ़तेह अली। अली बख्श और फ़तेह अली। फिर हमारा 8 क्वेश्चन है कि रामपुर सहसवान घराना ग्वालियर घराने से प्रभावित है। देखो ये ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं इनको कई बार कुछ लोगों को समझने में दिक्कत होती है कि अभिकथन और तर्क इनका मतलब क्या हुआ। ये हमें ऐसे पढ़ने होते हैं, ये जो तर्क दिया होता है ना इसके आगे हमेशा आप क्योंकि लगा लो। हमेशा फर्स्ट ऑप्शन पढ़ के उसके आगे क्योंकि लगाओ और फिर इस क्वेश्चन को पढ़ो। जैसे कि रामपुर सहसवान घराना ग्वालियर घराने से प्रभावित है क्योंकि रामपुर सहसवान घराने के मुश्ताक हुसैन और निसार हुसैन ग्वालियर के हद्दू खां के शिष्य थे। अब इसमें हमें पूछा है कि जो ऑप्शन ए है वो किस कारण से सही या गलत है। वो मतलब तर्क हमें ये देके कि क्या ऐसा था, क्या इसलिए ऐसा है, तो इस क्वेश्चन का मतलब ऐसे होता है। सो यहाँ हमारा सही उत्तर है ऑप्शन एक, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन 9 है क्वेश्चन 9 है हमारा कि कौन सा संधि प्रकाश राग है। संधि प्रकाश यानी जो दोनों समय मिलने के वक्त गाया बजाया जाता है। सो यहाँ आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 यानी राग पूरिया। राग पूरिया एक संधि प्रकाश राग है, जैसे आपका जयजयवंती है वो एक संधि प्रकाश राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की है। गंधर्व महाविद्यालय संगीत का विद्यालय है और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई। ऑप्शन 4 विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के द्वारा गांधर्व विद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोगूबाई कुर्डीकर के गुरु कौन कौन थे। यानी इनमें जितने भी लोग यहाँ पे दिए हुए हैं ये काफ़ी सारे हैं और इनमें से कौन सा एक ग्रुप है जो मोगूबाई कुर्डीकर जी के गुरु रह चुके हैं। सो यहाँ आपका सही उत्तर है अल्लादिया खां साहब, हैदर खान और विलायत हुसैन खां, यानी ऑप्शन 1 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ देखिए फिर से हमें सूची सुमेलित करनी है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि जब भी कोई ऐसे क्वेश्चंस आएँ आप उन्हें एक जगह उतार लें जिससे आपको बार बार इसे रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे हमें घराना पहचानना है, तो कौन किस घराने से संबंधित है। विलायत खां साहब इटावा घराने से, आशिक अली खां साहब जयपुर घराने से, शरण रानी मेहर घराने से और हलीम जाफ़र खां इंदौर बीनकार घराने से संबंधित हैं। सो यहाँ आपका सही उत्तर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामामात्य ने अपनी पुस्तक स्वर मेल कलानिधि में कितने मेल का वर्णन किया है। रामामात्य ने अपनी पुस्तक में कुल 20 मेलों का वर्णन किया है। सही उत्तर है ऑप्शन 2 20 मेल। 14 क्वेश्चन है कि शारंगदेव ने कितने सालकसूड़ प्रबंधों का उल्लेख किया है। फिर से प्रबंध के ऊपर क्वेश्चन, तो इससे आप पहचान सकते हैं कि प्रबंध का टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रबंध प्राचीन संगीत से संबंधित है और हम कह सकते हैं कि जब संगीत की उत्पत्ति हुई या संगीत का विकास होना शुरू हुआ उस समय प्रबंध बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और मतलब प्रबंध से ही संगीत विकसित हो रहा था और प्रबंध का प्रचार था। इसलिए प्रबंध इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और प्रबंध से हर बार 3 से 4-5 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। सो शारंगदेव ने कितने सालकसूड़ प्रबंधों का उल्लेख किया है। यहाँ ऑप्शन 2 7। मोहम्मद दबीर खां के शिष्य कौन हैं। यहाँ आपको ऐसे क्वेश्चंस हमेशा ध्यान से पढ़ने चाहिए कि कौन किसका शिष्य है।
क्योंकि कई बार आप गलती कर जाते हैं कि जैसे यहाँ पूछा है मोहम्मद दबीर खां के शिष्य कौन है। अब आप ये सोच सकते हैं मोहम्मद दबीर खां किसके शिष्य हैं, है ना, तो ये हमें ध्यान से पढ़ना है। तो इनके शिष्य हैं राधिका मोहन मैत्रेय। ऑप्शन 3 राधिका मोहन मैत्रेय मोहम्मद दबीर खान के शिष्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भंजनी किसका प्रकार है। भंजनी किसका प्रकार है। तो देखो मूर्छना, प्रबंध और गीति, यदि आपने ये तीनों पढ़े हुए हैं और आपको पता है कि इसके अंदर क्या क्या आता है, तो आपको पता होगा कि भंजनी तो नहीं आता, तो ऑप्शन बचा रूपकालप्ति। और अगर आपने रूपकालप्ति नहीं भी पढ़ा है तब भी आपको सही आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आपने मूर्छना, प्रबंध और गीति ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3 रूपक आलप्ति। भंजनी किसका प्रकार है, रूपक आलप्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर सेनिया घराने के सितार में कितने पर्दे हैं। यहाँ पे आपका सही उत्तर है 17। लेकिन देखो मैं आपको बताऊं कि जो अलग अलग संगीतकार होते थे, सितार वादक होते थे, वो अपने अपने घराने और अपने टेस्ट के हिसाब से अपने वाद्यों को परिवर्तित करते थे। कोई पर्दा कम करता था तो कोई ज़्यादा करता था, कोई चिकारी के तार बढ़ा देता था, है ना। सो इस प्रकार से अपने वाद्य में नवीनता लाने का वो प्रयास करते थे। सो इसी कंटेक्स्ट में जयपुर का जो सेनिया घराना है उसमें 17 पर्दे सितार में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिणाश्व है। अब यहाँ पूछा है कि ये क्या है। मध्यम, षडज और गंधार ग्राम आपको दे रखा है और एक जाति गान दे रखा है। अब कई स्टूडेंट को लगता है कि अच्छा एक ऑप्शन ये अलग है तो हो सकता है यही हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कई बार हमें कंफ्यूज करने के लिए एक अलग से ऑप्शन दे दिया जाता है, और अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप डेफिनेटली उस अलग वाले ऑप्शन को लगा देंगे। सो हरिणाश्व यहाँ पे मध्यम ग्राम की मूर्छना है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि षडज, मध्यम और गंधार तीनों ग्राम की मूर्छनाओं के नाम आप बिल्कुल रट के जाना, ताकि कोई भी उसमें कंफ्यूजन आपको ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनंत मनोहर जोशी किस नाम से प्रसिद्ध थे। अनंत मनोहर जोशी किस नाम से प्रसिद्ध थे। तो इन्हें कहा जाता था अंतु बुआ। अंतु बुआ, अनंत से अंतु बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रंतन शब्द का क्या अर्थ है। क्रंतन का अर्थ होता है एक आघात से एक से अधिक स्वर, मतलब जब हम एक बार आघात करें और उससे एक से ज़्यादा स्वर प्रोड्यूस हों, सो वी कॉल दिस क्रंतन। ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, एक आघात से एक से अधिक स्वर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंत्र किस वाद्य से संबंधित है। यंत्र किस वाद्य से संबंधित है। तो ये है त्रितंत्री, यानी इस वाद्य में 3 तारों का प्रयोग किया जाता है, तो यंत्र त्रितंत्री वाद्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा थाट मेजर स्केल के समान है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में भी, सो यू हैव टू नो बिलावल थाट मेजर स्केल के समान है। एक्चुअली वेस्टर्न नोटेशन में जो सारे स्वर जब शुद्ध होते हैं, कोई उसमें सेमीटोन नहीं है, उसमें जब सारे स्वर शुद्ध हैं तो वो हमारे बिलावल थाट के समान है, क्योंकि बिलावल में सारे स्वर शुद्ध हैं, कोई कोमल नहीं है, कोई विकृत नहीं है। ओके, सो राइट आंसर इज बिलावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणीदास किस संगीतज्ञ का उपनाम है। तो देखिए पहले अभी क्वेश्चन आया था कि अनंत मनोहर जोशी, इनका जैसे ये देखिए अनंत मनोहर जोशी किस नाम से प्रसिद्ध है, अंतु बुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणीदास किस संगीतज्ञ का उपनाम है। तो यहाँ आपका सही उत्तर है जगन्नाथ बुआ। जगन्नाथ बुआ को हम किस नाम से जानते हैं, गुणीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेमा रेसा नी सा नी। रेमा रेसा नी सा नी, ये स्वर संगति किस राग की है। यहाँ आपका सही आंसर है शुद्ध सारंग। शुद्ध सारंग में ये स्वर संगति प्रयोग की जाती है। स्वर संगतियों के बारे में आप तभी जान पाएंगे जबकि आपको राग की पहचान होगी, राग का आपने रियाज किया होगा और आपको पता होगा कि ये अमुक स्वर संगति
इस विशिष्ट राग में प्रयोग की जाती है। सो राइट आंसर इज 4 शुद्ध सारंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी विधा निबद्ध गायन शैली में नहीं आती। दोस्तों निबद्ध गायन शैली का मतलब होता है कि जो नियमों में बद्ध हो, है ना, जिसके लिए पर्टिकुलर नियम बनाए गए हैं और हमें उन्हीं नियमों के अंदर रहकर, उसके एक पेरिफेरी में रहकर और हमें उसका गायन करना है या उसका वादन करना है। सो देयर आर 4 ऑप्शंस: प्रबंध, रागालाप, ख्याल एंड ध्रुपद। सो कौन सा इसमें पूछा निबद्ध गायन शैली में नहीं आती। सो यहाँ मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि मुझे लगा था ख्याल होना चाहिए, क्योंकि ख्याल का अर्थ ही है कि जहाँ हम अपनी कल्पना के अनुसार उसका विस्तार कर सकते हैं। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, देयर आर नो पेरिफेरी। सो लेकिन यहाँ पे सही उत्तर दिया था रागालाप। सो आपको यहाँ पे रागालाप ही लगाना होगा। यूजीसी नेट ने रागालाप को सही उत्तर यहाँ पे बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाश्चात्य संगीत में जिन स्वरों पर बल नहीं होता उन पर बल देकर गति वैचित्र्य उत्पन्न करने को क्या कहते हैं। सो यहाँ आपका सही उत्तर है सिंकोपेशन। 27 क्वेश्चन है कि भद्र, नंद, गात्रवर्ण और त्रिवर्ण ये किससे संबंधित हैं। भद्र, नंद, गात्रवर्ण और त्रिवर्ण, तो ये आपके हैं ऑप्शन 4 तालाश्रित अलंकार। ये क्या है आपके तालाश्रित अलंकार, यानी जो ताल पर आधारित अलंकार हैं उन्हें हम कहते हैं ताल आश्रित अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि सा की आंदोलन संख्या 240 है तो पा की आंदोलन संख्या 360 होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हमेशा तर्क के आगे क्योंकि लगा लो, तो आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन व्हाट इज आस्किंग। पंचम को अचल स्वर माना गया है। यदि सा की आंदोलन संख्या 240 है तो पा की आंदोलन संख्या 360 होगी, क्योंकि पा को अचल स्वर माना गया है। सा की आंदोलन संख्या बदल देने पर भी पंचम की आंदोलन संख्या 360 ही रहेगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि सा के आधार पर ही तो हम और स्वरों की आंदोलन संख्या तय करते हैं। तो जैसे सा की आंदोलन संख्या है 240, है ना, तो पा की इसमें मानी है 360। तो यदि सा का स्थान बदलता है, वैसे तो सा और पा अचल स्वर हैं, लेकिन अगर हम सा का स्थान बदलते हैं तो इसकी आंदोलन संख्या भी बदलेगी। और जब इसकी आंदोलन संख्या बदलेगी तो इसके और पा के बीच में जो संबंध है, जो स्वर संवाद है सा और पा के बीच में, तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो जब ये 240 और 360 है और ये अगर अपनी जगह को बदलते हैं तो इनकी आंदोलन संख्या भी डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। सो इसलिए यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है वो एक है, यानी ए तो हमारा सही है कि यदि सा की आंदोलन संख्या 240 है तो पा की डेफिनेटली 360 होगी। लेकिन ये गलत है कि सा की आंदोलन संख्या अगर हम बदल देते हैं तब भी पा की 360 रहेगी, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ताल विषम पदी नहीं है। विषम पदी यानी जिसके हर पद में अलग अलग मात्राएं हों। तो जैसे झपताल है, झूमरा है, दीपचंदी है, तो इनके जैसे 2-3 का पेयर है या मतलब ऐसे विषम पदी ये तालें होती है। समपदी यानी हर पद में समान मात्राएं हों, विषम पदी यानी हर विभाग में अलग अलग मात्राएं हों। तो एक ताल जो है ये समपदी ताल है, क्योंकि हर विभाग में 2 मात्राएं हैं। इसलिए यहाँ पे सही उत्तर क्या है 3, ऑप्शन 3 एक ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्गंधार संगीत रत्नाकर के अनुसार सुमेलित करना है हमें। इसमें स्वरों को वर्ण से रिलेट किया गया है संगीत रत्नाकर। और संगीत रत्नाकर किसकी रचना है, संगीत रत्नाकर किसके द्वारा लिखा गया है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। यहाँ देखिए अंतर्गंधार आपका जो यहाँ पे सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन 4 और ए, यानी अंतर्गंधार को इन्होंने माना है वैश्य।
रे ध को माना है क्षत्रिय, ग नी को माना है वैश्य, माफ कीजिए, अंतर्गंधार को माना है शूद्र, रेधा को माना है क्षत्रिय, सा मा प को माना है ब्राह्मण और ग नी को माना है वैश्य। इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है आपका कि किस रस सिद्धांत का अनुमितिवाद के रूप में निरूपण किया गया है। तो देखो यहाँ पे जो चार यहाँ पे ये दिए गए हैं विद्वान, इन सब के अलग अलग रस सिद्धांत रहे हैं। अगर आपको चारों के रस सिद्धांत पता है तो आप बहुत आसानी से अनुमितिवाद का जो रस सिद्धांत के जो विद्वान हैं उन्हें पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे भट्टनायक का भुक्तिवाद था, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद था। तो यहाँ आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 भट्ट शंकुक। भट्ट शंकुक का अनुमितिवाद के रूप में उन्होंने रस सिद्धांत का वर्णन किया है। फिर है कि नाट्य शास्त्र के अनुसार निर्गीत ध्रुवाओं को नाट्य के किस भाग में गाए जाने का निर्देश है। नाट्य शास्त्र संगीत को लेके एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें नाट्य को लेके बहुत सारे एस्पेक्ट्स दिए हैं। रंगमंच, पर्दे का प्रयोग, उनका आगमन कैसे होगा, उनका जाना कैसे होगा, किस प्रकार से वह निरूपण करेंगे, उनके हाथों का संचालन, विभिन्न रस, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें उन्होंने दी हैं। सो इसमें निर्गीत ध्रुवाओं को नाट्य के किस भाग में गाया जाएगा ये भी निर्देश दिया है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 पूर्व रंग। ऑप्शन 1 पूर्व रंग। अब यहाँ पूछा है कि कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों हम सेंट और सेवर्ट मेथड पढ़ते हैं, है ना, सेंट सेवर्ट। तो यहाँ पे सेवर्ट दिया हुआ है और यहाँ स्वरों का अंतराल पूछा गया है। तो जैसे सा और सा के बीच का अंतराल है 301 सेवर्ट, कॉमा का अंतराल होता है 5 सेवर्ट का, लघु अर्ध स्वर 21 सेवर्ट, लीमा 23 सेवर्ट। तो यहाँ पूछा है कि इसमें से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो यहाँ आपका सही उत्तर है ऑप्शन 3 लघु अर्ध स्वर और यहाँ 21 सेवर्ट इसका ये सही उत्तर नहीं है। सो 34th हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुपद में कौन से तत्व पाए जाते हैं, गमक, मीड़, मुर्की या उपज। तो जब हम ध्रुपद का गायन करते हैं तो उसमें हम देखो गमक का भी प्रयोग करते हैं, मीड़ भी लेते हैं, उपज भी होती है, लेकिन मुर्कियों का प्रयोग नहीं होता क्योंकि मुर्कियों का प्रयोग ज़्यादातर हम टप्पा है, ठुमरी है, ख्याल गायन है, आपका भजन गायन है, तो इन सब में मुर्कियों का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन ध्रुपद एक गंभीर गायन है, इसमें मुर्कियों का प्रयोग नहीं किया जाता। सो ऑप्शन 4 A, B, D यानी गमक, मीड़ और उपज। यहाँ आपका जो क्वेश्चन है कि सांगीतिक शैली सादरा के साथ छपताल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि सादरा गीत शैली ध्रुपद और ख्याल के बीच का सेतु है। तो यहाँ आपके दोनों ऑप्शंस सही हैं, A और R दोनों सही हैं। सादरा का झपताल के संग प्रयोग होता है क्योंकि ये ध्रुपद और ख्याल के बीच का सेतु है, ये इन दोनों को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचारी भाव को किस नाम से जाना जाता है। संचारी भाव वो होते हैं जो पल पल में बदलते रहते हैं, जो कि स्थायी नहीं होते, जो एक ही भाव के रूप में स्थिर नहीं रहते, वो होते हैं संचारी भाव। और संचारी भाव को अन्य नाम से हम कहते हैं व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव कुल कितने हैं, तो इनकी संख्या बताई गई है 33। भरत ने नाट्यशास्त्र में भी अपने ग्रंथ में इनका उल्लेख किया है और कुल 33 संचारी भाव या व्यभिचारी भावों को उन्होंने वर्णन किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ फिर से एक सूची दी है। तो आलंबन, उत्साह, वाचिक और आंगिक और गर्व, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो यहाँ आपका आलंबन जो है वो क्या है, विभाव। ये आपका क्वेश्चन है रस सिद्धांत से संबंधित। अगर आपने रस सिद्धांत अच्छी तरह पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो जो आलंबन है वो क्या है, विभाव।
उत्साह है स्थायी भाव, वाचिक और आंगिक है अनुभाव, और गर्व क्या है संचारी भाव। संचारी भाव जैसा हमने अभी पहले क्वेश्चन पढ़ा, यानी ये गर्व बदलता रहता है, व्यभिचारी भाव है। उत्साह एक स्थायी भाव है जो बना रहता है। वाचिक और आंगिक अनुभाव है और आलंबन विभाव है। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन 3। 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान लंबाई, मोटाई, खिंचाव के लोहे और पीतल के तार होने पर पीतल के तार की आवृत्ति कितनी होगी? तो यहाँ अगर लोहे और पीतल के तार हैं, दोनों की हम समान लंबाई, समान मोटाई और समान खिंचाव होगा, तो पीतल के तार की आवृत्ति कम हो जाएगी। क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा कि पीतल का तार जो प्रयुक्त किया जाता है, देखो वाद्य के अनुसार हम स्वर के लिए प्रयोग करते हैं तार को। जैसे कि ऊंचे स्वरों के लिए हल्का और पतला तार होता है, जैसे गिटार में आपने देखा होगा। नीचे के स्वर के लिए भारी और मोटा तार होता है। ऐसे ही जैसे स्वर बढ़ता जाता है और उसकी पिच हाई होती जाती है, तो वो तार भी पतला होता जाता है। इसी प्रकार यदि लोहे और पीतल का तार हम समान कर देते हैं, तो पीतल के तार की आवृत्ति कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाण वीणा में कितनी तंत्रियां हैं? बाण वीणा में कितने तार हैं? तो आपका यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन 4, 100, यानी शततंत्री इसमें है। ऑप्शन 40 क्वेश्चन 40 है आपका कि ऋग्वेद के मंत्र अक्षरों के अतिरिक्त जिन वर्णों का प्रयोग दो स्वर या अक्षरों के बीच स्थान को भरने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्तोम, स्तोभ, प्रगाथ एंड तुर्य। यहाँ आपका सही उत्तर है ऑप्शन 2, स्तोभ। यानी जिन वर्णों का प्रयोग दो अक्षर या स्वरों के बीच खाली स्थान को भरने के लिए करते हैं, उसे कहा जाता है स्तोभ। फिर कहते हैं कि गात्र वीणा किसके लिए जानी जाती है? यानी गात्र वीणा को हम किस लिए जानते हैं? ऑप्शन है आपका 4 सही है, जो कि प्रयुक्त स्वर संकेतों को अंगुलियों के माध्यम से प्रकट करने के लिए। अच्छा, एक चीज और कि यहाँ पे देखो, गात्र वीणा का प्रयोग नारद के ग्रंथ में मिलता है, यानी नारद द्वारा गात्र वीणा के संबंध में उल्लेख हमें मिलता है। ये आपको फैक्ट यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द म्यूजिक ऑफ इंडिया के लेखक हैं। ऑप्शन ए हर्बर्ट ए पोपली। सही उत्तर क्या है? हर्बर्ट ए पोपली ने द म्यूजिक ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत रत्नाकर के 10विध राग वर्गीकरण के अनुसार मार्गी और देशी रागों की संख्या बताइए। तो मार्गी राग हैं 6, देशी राग हैं 4। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है हमारा 2, मार्गी राग 6, देशी राग 4। अब हमें यहाँ भिन्न को चुनना है। भिन्न इस किस विषय में होंगी ये देखते हैं। अभिनव रागमंजरी, श्रीमद लक्ष्य संगीतम, अ शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ म्यूजिक ऑफ अपर इंडिया, अभिनव गीतांजलि। सो गाइस देखो, यहाँ पे आपका सही आंसर होगा अभिनव गीतांजलि, क्योंकि यही एक है जो दूसरे राइटर के द्वारा लिखी गई है। और अभिनव रागमंजरी, श्रीमद लक्ष्य संगीतम, शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे, ये सब भातखंडे जी के द्वारा लिखी गई हैं। और अभिनव गीतांजलि आई थिंक ओमकारनाथ ठाकुर जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सुधा कलश रचित ग्रंथ कौन सा है? यानी सुधा कलश जी के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? ऑप्शन है आपका संगीतोपनिषद सारोद्धार। सही उत्तर क्या है? संगीतोपनिषद सारोद्धार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौवीरी किस ग्राम की प्रथम मूर्छना है? सौवीरी जो है, अभी पहले भी क्वेश्चन आया था इसमें, ग्राम हरिणाश्वा जब पूछा था, वो भी मध्यम ग्राम की मूर्छना है। तो देखिए, जो सौवीरी, हरिणाश्वा, कलोपनता, ये मतलब ऐसे जो 7 मूर्छना है, तो सौवीरी प्रथम मूर्छना है मध्यम ग्राम की। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन 2, मध्यम ग्राम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि शुद्ध और विकृत, ये जो स्वर हैं यहाँ पे दिए हैं, तो अहोबल ने कितने शुद्ध और विकृत स्वर बताए हैं?
तो अहोबल ने अपने ग्रंथ में कुल 7 शुद्ध और 22 विकृत स्वरों का वर्णन किया है। सही ऑप्शन है आपका 3, 7 और 22। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अभिनव गुप्त ने कितने स्थायी भावों का उल्लेख किया है। तो गाइस देखो, आप जानते हो कि भरत ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया, 8 रसों का उल्लेख किया है ना। फिर अभिनव गुप्त ने उसमें एक रस और जोड़ दिया। इन्होंने कौन सा जोड़ा? शांत रस, शांत रस। तो अभिनव गुप्त ने जब एक स्थायी भाव और जोड़ दिया तो उससे कितने हो गए? 9 रस, नवरस अभिनव गुप्त ने कर दिए। सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन 2, 9। 49 क्वेश्चन है कि आपका किस राग में प और रे की स्वर संगति है। तो आपका सही उत्तर है ए, बी, सी, यानी गौड़ सारंग, छायानट और नंद। इन तीनों ही रागों में आपको प और रे की स्वर संगति प्राप्त होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हेल्महोल्ट्ज को किसके लिए जाना जाता है? स्वर संवाद, राग, वैदिक संगीत या थाट वर्गीकरण। तो जब हम संगीत की थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें हम हेल्महोल्ट्ज का वर्गीकरण पढ़ते हैं। इन्होंने एक उपकरण बनाया था, सो उसके लिए इन्हें जाना जाता है और उससे इन्होंने स्वर संवाद का एक थ्योरी दी थी। सो इसलिए हेल्महोल्ट्ज किससे संबंधित हैं? स्वर संवाद के लिए। साम के स्वरमय स्वरूप को कहते हैं। साम का स्वरमय स्वरूप क्या कहलाता है? साम का अर्थ है यहाँ पे सामवेद से, और सामवेद में गायन का यानी संगीत का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि प्राचीन काल में हमें संगीत का सबसे अच्छा वर्णन किस में मिलता है, तो वो सामवेद है। सामवेद में साम गान का वर्णन है, और साम का जो स्वरमय स्वरूप था उसे हम कहते हैं ऑप्शन 1 गान। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन 1 गान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सालग सूढ़ प्रबंध के प्रकार हैं। सालग सूढ़ प्रबंध, देखिए फिर से लगभग ये चौथा क्वेश्चन है प्रबंध को लेके। सो प्रबंध का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर से इसे बहुत अच्छी तरह पढ़ के जाइए, रट के जाइए। सो सालग सूढ़ प्रबंध के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन 3 7 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलावल के स्वरों में मध्यम को षडज मान लें तो किस राग के स्वर प्राप्त होंगे? बिलावल के स्वरों में यदि मध्यम को हम षडज मान लें, किस राग के स्वर मिलेंगे हमें? राग यमन के। सही उत्तर है राग यमन। फिर यहाँ पे राग और उनके थाट पहचानने को कहा है। तो यहाँ देखो, बिलास खानी तोड़ी जो है वो आसावरी थाट का राग है। आपका जो तिलक कामोद है वो खमाज थाट का राग है। मुल्तानी तोड़ी थाट का राग है। और देसी, माफ़ कीजिए, आपका जो ऑप्शन ये सही है कि बिलास खानी तोड़ी भैरवी थाट का राग है। तिलक कामोद खमास थाट का राग है। मुल्तानी तोड़ी थाट का राग है, और देसी आसावरी थाट से संबंधित है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ताल इन अन्य जो ताल दी हैं इनसे भिन्न है? तो आड़ा चाल ताल, धमार, दीपचंदी या सूल ताल। तो इनमें से जो कौन सी ताल भिन्न है वो क्या है? सूल ताल। क्योंकि जो बाकी की 3 ताल हैं वो 14 मात्रा की हैं, जबकि सूल ताल 10 मात्रा की ताल है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन 4 सूल ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वरमेल कलानिधि के लेखक कौन है? स्वरमेल कलानिधि दक्षिण भारत का ग्रंथ है, संगीत का ग्रंथ है, और इसके लेखक हैं पंडित रामामात्य जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिन्ना, बेसरा, साधारणा ये क्या इंगित करते हैं? भिन्ना, बेसरा, साधारणा ये गीति के भेद हैं, तो इसलिए आपको यहाँ याद रखना है ऑप्शन 2 गीति। भिन्ना, बेसरा, साधारणा गीति से संबंधित हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शुद्ध सारंग में रेमा रेसा के स्थान पर यदि हम गामा रेसा का प्रयोग करें तो कौन सा राग प्रकट होगा? यानी हमने स्वर संगति बदल दी, तो इससे अब कौन सा राग बन जाएगा? सही उत्तर है आपका ऑप्शन 3 श्याम कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत के विभिन्न भागों को कहते हैं। गीत के विभिन्न भागों को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका 2
सही है विदारी। गीत के विभिन्न भागों को हम कहते हैं विदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कलाकार ने टप्पा शैली पर आधारित बंदिशें बजाई हैं? तो बीजी जोग ये वायलिन से संबंधित हैं और इन्होंने टप्पा शैली पर आधारित अपनी बंदिशें अपने वाद्य पर बजाई हैं। तो सही उत्तर है आपका, माफ कीजिए, यहाँ सही उत्तर है आपका बुद्धादित्य मुखर्जी। बुद्धादित्य मुखर्जी ने टप्पा शैली पर आधारित बंदिशें बजाई हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में पुरुष और स्त्री पर आधारित राग का वर्गीकरण सर्वप्रथम प्राप्त होता है? यानी किस ग्रंथ में राग को स्त्री और पुरुष के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो यहाँ आपका सही उत्तर है ऑप्शन 3 संगीत मकरंद। यानी नारद के द्वारा रचित इस ग्रंथ में पुरुष और स्त्री पर आधारित राग वर्गीकरण हमें सबसे पहले मिलता है। उसके बाद के ग्रंथों में इस सिद्धांत को लिया गया है, लेकिन सबसे पहले नारद ने इसका वर्णन किया। 62 आई थिंक लास्ट में गया है अभी क्वेश्चन, ये हियर इट इज। संन्यास, विन्यास और अंतर्मार्ग का वर्णन किस ग्रंथकार ने किया है? तो आपका यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन 2 शारंगदेव। यानी संगीत रत्नाकर में इन्होंने संन्यास, विन्यास और अंतर्मार्ग का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राग के ध्यान में शिव को चित्रित किया गया है? तो जब हम राग ध्यान पढ़ते हैं, हर राग के लिए एक देवता का चित्रण, एक ध्यान किया गया है और भैरव राग के लिए शिव जी का ध्यान किया गया है, इसलिए यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन 1 भैरव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोचन ने अपने ग्रंथ में कितने संस्थानों का वर्णन किया है? कितने संस्थानों का वर्णन किया है? ऑप्शन 4 12 संस्थानों का वर्णन लोचन द्वारा किया गया है। राग पीलू किस अंग का राग है? राग पीलू काफी अंग से है, तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन 2 काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंघन और अभ्यास किसे इंगित करते हैं? यानी इन चारों ऑप्शंस में से लंघन और अभ्यास किससे संबंधित हैं? तो ये अल्पत्व और बहुत्व से संबंधित हैं। यानी लंघन मूलक अल्पत्व और बहुत्व अभ्यास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग यमनी बिलावल में किस स्वर के दोनों रूपों का प्रयोग होता है? यमनी बिलावल में मध्यम के दोनों रूप का प्रयोग किया जाता है, यानी तीव्र मध्यम दी और शुद्ध मध्यम दी। ओके, सो तीव्र मध्यम और शुद्ध मध्यम दोनों यमनी बिलावल में प्रयोग होते हैं। ऑप्शन 3 इज राइट। द्रुत, मध्य, विलंबित लय की क्रमानुसार गति को कहते हैं। यहाँ पूछा है कि ये तीनों लय किस में प्रयुक्त की जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है पिपीलिका। तो आपने यति पढ़ा होगा, उसमें पिपीलिका गति, गोपुच्छा, मृदंगा और सम यानी जब समान रहे पूरे में गति, है ना। मृदंग में जब शुरू में कम हो, मध्य में ज़्यादा हो और अंत में कम हो जाए। गोपुच्छा यानी गाय की पूंछ के समान जो एक गति चलती है, और पिपीलिका द्रुत, मध्य और विलंबित। तो ये यहाँ पूछा है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 गोपुच्छा यानी शुरू में तो द्रुत, फिर बीच में मध्य और अंत में विलंबित हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रणसिंगा किस श्रेणी का वाद्य है? रणसिंगा किस श्रेणी में रखेंगे हम इसे? ऑप्शन 4 सुशिर वाद्य की श्रेणी में आप रणसिंगा को रखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 4। फिर लोकगीत भवैया किस प्रांत से है? ये फोक म्यूजिक से रिलेटेड है। भवैया पश्चिम बंगाल का बहुत फेमस एक फोक गीत है, फोक सॉन्ग है, और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए बंगाल। 71 आपका क्वेश्चन है कि अभिनव भारती किस ग्रंथ की टीका है? यानी इनमें से किस ग्रंथ के ऊपर अभिनव भारती टीका लिखी गई है? यहाँ आपका सही उत्तर है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के ऊपर अभिनव भारती टीका लिखी गई है। मान कौतूहल के लेखक कौन है? मान कौतूहल ग्रंथ जो है वो राजा मानसिंह तोमर के द्वारा लिखा गया है। इसके रचयिता कौन है? मानसिंह तोमर।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मागधी, संभाविता और प्रथुला। तो ये किसके प्रकार हैं? पदाश्रित गीति, ध्रुवागान, स्वराश्रित गीति या यति। तो ये पदाश्रित गीति के भाग हैं मागधी, संभाविता और प्रथुला। ऑप्शन 1 पदाश्रित गीति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि या फिर से हमें सुमेलित करना है, इन रागों की विशेषताओं को इनसे हमें मिलान करना है। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, यानी दोनों गंधार और निषाद किस राग में प्रयोग किए जाते हैं? जयजयवंती में। उत्तरांग प्रधान राग कौन सा है? सोहनी। सी गंभीर प्रकृति का राग कौन सा है? दरबारी कान्हड़ा। और कल्याण थाट का राग कौन सा है? छायानट। तो इस प्रकार आपका सही उत्तर है ऑप्शन 3। लास्ट हमारा यहाँ क्वेश्चन है 75, काल क्रम अनुसार सही क्रम हमें यहाँ पे चुनना है। यानी कौन से जो संगीतकार हैं वो पहले आए, किन का पहले जन्म हुआ या पहले वो इस संगीत क्षेत्र में आए, तो वो हमें काल क्रम के अनुसार लगाना है। तो पहले आपके जो वरिष्ठ हैं संगीतकार वो हैं बरकतुल्ला खां साहब, फिर आशिक अली खां साहब, फिर मुश्ताक अली खां और फिर देवव्रत चौधरी। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन 3। जैसा कि आप यहाँ देख ही सकते हैं, बरकतुल्ला खां, आशिक अली खां, मुश्ताक अली खां और देवव्रत चौधरी। सो गाइज ये थे आपके 75 क्वेश्चन। पेपर है आपका 2017 का पेपर 3। जैसा कि अब एनटीए ने सिलेबस चेंज कर दिया है और 3 पेपर की जगह 2 पेपर कर दिए हैं, लेकिन हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मटेरियल आपका जो म्यूज़िक का सिलेबस है और जो आपका पढ़ने का जो आपका है टॉपिक्स हैं वो सब वही रहते हैं, वही सब सेम है। सो आप इस पेपर के द्वारा अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। सो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए या नेक्स्ट NHJRF म्यूज़िक की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार किसी वीडियो को यहाँ देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और पास में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपके लाइव लेक्चर्स भी शुरू हो चुके हैं जिसमें कि लेक्चर 1 नाद के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है। सो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।